Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fit and fine. Today we are going to discuss the topic decolonization and the independence. This is the topic taken from the chapter The Making of a Global World. In our previous lectures, we discussed about the World War II and the impact of the war on the lives and economies of the people. At the same time, we also discussed about the emergence of Bretton Woods twins in USA and their role in the world market. So similarly, we also discussed how US began to control the economies of the world. जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। फिर हमने जानने की कोशिश की किस तरह से वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो ब्रिटेन वुड्स के ट्विन्स जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इमर्ज हो गए और इन्होंने पूरे यूरोपियन वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को कंट्रोल करना शुरू किया, जबकि खुद ये दोनों ट्विन्स यूएस के कंट्रोल में थे। क्योंकि जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे तो विटो पावर मतलब होता है फाइनली जो एग्री होता है, फाइनल जो डिसीजन लिया जाता है तो वो एक के हाथ में होता है। तो वीटो पावर किस तरह से यूएस और बाद में इंडस्ट्रियल नेशंस के हाथ में आ गया। तो चलिए आप देखते हैं डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान ही एक और ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के नक्शे पे आ गई एंड दिस इज़ नोन एज द यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और हमें पता है इस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो था टू स्टॉप द वार। Once again, this organization was mostly controlled by the European powers. At the same time, US had a large influence over the decisions taken by the UNO as well. तो जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो इसका ज़्यादातर कंट्रोल यूरोपियन पावर्स के हाथ में चला गया। जो 5 परमानेंट मेंबर्स इसके हैं उनके हाथ में चला गया। तो बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स या बाकी मेंबर नेशंस है वो तो उनका तो हार्डली ही कभी कोई वैल्यू रहा है डिसीजन मेकिंग में। तो खैर, पहला ऑब्जेक्टिव रहा यूएनओ का टू स्टॉप द वार। सेकेंड ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव फिर एजुकेशन को प्रमोट करना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना, एनवायरनमेंट को प्रमोट करना, एनवायरनमेंट को जो डिस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट की जो डिस्ट्रक्शन होगी है उसको स्टॉप करना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं यूएनओ के। लेकिन यहाँ और एक ऑब्जेक्टिव था यूएनओ का जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले कॉलोनाइजेशन को प्रमोट किया जाने लगा था। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जब यूएनओ बनी तो इसने पहला फोकस किया कि जितनी भी कॉलोनीज़ है, यानी जो यूरोपियन पावर्स के अंडर कॉलोनीज़ हैं जिन पे वो रूल कर रहे हैं और वो कॉलोनीज़ जहाँ कहीं भी है उनको किसी तरह से फ्री किया जाए, उनको इंडिपेंडेंस दी जाए। तो ज़्यादातर जो एक कॉलोनीज़ थी यूरोपियन पावर्स के हाथ में, जैसा आपने ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़ा है, तो ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ज़्यादातर ये कॉलोनीज़ थी एशिया और अफ्रीका में। तो अब यूएनओ के बाद ये कॉलोनीज़ अब आज़ाद होने लगी आहिस्ता आहिस्ता। तो 1945 के बाद बहुत सी एशियन और अफ्रीकन कॉलोनीज़ इंडिपेंडेंट हो गई। तो जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हो गई तो उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड रही। क्यों? क्योंकि उन पे कॉलोनियल रूल था, यानी एक्सप्लॉइटेशन रूल था। They were ruled not for the development, not for the progress, but for economic exploitation. तो उनको रूल तो किया जाता था लेकिन इसलिए नहीं कि उनको डेवलप किया जाए, उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अच्छा किया जाए या उनको प्रोग्रेस की तरफ ले जाया जाए, बल्कि उनके रिसोर्सेज को लूटा जाए। तो लूट की वजह से, इस लूटने की वजह से ज़्यादातर ये लगभग ये सारी कॉलोनीज़ बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड रही। तो हिंदुस्तान जो कि एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ये दुनिया की सबसे बैकवर्ड इंडस्ट्रियल कंट्री थी।
तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बैकवर्ड कंट्री हिंदुस्तान थी 1947 में। तो पता चलता है इस यूरोपियन रूल की वजह से ये कंट्रीज़ डेवलप नहीं कर पाई, बल्कि ये पुअर होती गई। अब जैसे ही ये आज़ाद होने लगी तो उन्होंने क्या किया? तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट में डिस्कस किया कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का काम था यूरोपियन नेशंस को, जो यूरोपियन नेशंस थे या फिर जापान, इंक्लूडिंग जापान, तो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना ताकि वो डेवलप हो जाए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों का यही काम था कि वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ को प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, उनकी इकोनॉमी को डेवलप करें। लेकिन 1950s के बाद 1950s के बाद जैसे जापान था या यूरोप था, ये अब उतने ज़्यादा डिपेंड नहीं थे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे, क्योंकि इनकी इकॉनमी डेवलप हो चुकी थी। 1950s के बाद यूरोप और जापान की इकॉनमी डेवलप हो चुकी थी। अब ये ज़्यादा डिपेंड नज़र नहीं आ रहे थे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का काम ख़त्म हो गया। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इनका अब कोई काम नहीं है, क्योंकि इनको बनाया ही गया था इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के लिए। अब जब इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ डेवलप्ड हो चुकी हैं तो उन्हें इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब फोकस किया, इन्होंने अब अपना अटेंशन अब किया, डाइवर्ट किया टूवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज़। यानी अब जो कंट्रीज़ आज़ाद हो रही थी, जो अब कॉलोनीज़ फ्री हो रही थी, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, इन्होंने अपना अटेंशन उस तरफ दिया। यानी अब ये कॉलोनीज़ की तरफ जाने लगे। अब ये कॉलोनीज़ की हेल्प के लिए तैयार हो गए। अब ये कॉलोनीज़ की इकॉनमी को अब ये डेवलप करने लगे, या हम कहेंगे प्रोग्रेस की तरफ ले जाने लगे। अब देखते हैं कैसे सच में ऐसा हुआ कि नहीं, वो भी देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा, अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनका अटेंशन अब जाने लगा कॉलोनीज़ की तरफ, जो अब आज़ाद हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर रखनी है दिमाग में, दो चीज़ें समझ में आती हैं। एक, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों के दोनों इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के कंट्रोल में हैं। और दूसरा, जो कॉलोनीज़ आज़ाद हो रही हैं वो भी उन्हीं इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के कंट्रोल में है। यानी इंस्टीट्यूशंस भी इनके हाथ में हैं और वो कॉलोनीज़ भी अभी तक उन्हीं के हाथ में है। क्योंकि अभी भी पॉलिटिकल रूल तो ख़त्म हो रहा था, लेकिन इकॉनमी पे अभी भी उन्हीं का कंट्रोल था। अभी भी बहुत सारी कॉलोनीज़ में मिनरल्स पे, लैंड पे इन्हीं इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ का कंट्रोल था। तो इससे ये पता चलता है, अब ये ट्विन्स को यूज़ कर रहे हैं, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को यूज़ कर रहे हैं कॉलोनीज़ के लिए। तो कैसे यूज़ कर रहे हैं कॉलोनीज़ के लिए, क्या करना है कॉलोनीज़ में इनको, वो भी हम कोशिश करेंगे समझने की, जानने की। तो जैसा कि मैंने कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो, दोनों के दोनों कंट्रोल में है इंडस्ट्रियल पावर्स के, यूएस के पावर्स में। तो क्या कोई इंडस्ट्रियल कंट्री चाहेगी कि उसकी कॉलोनी जो उसके कंट्रोल में कभी थी वो डेवलप हो जाए? जी बिल्कुल नहीं। अब ये क्या करने लगे, ये इनडायरेक्टली इन बैकवर्ड कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करने लगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देने लगे। क्यों? ताकि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं इन कंट्रीज़ में, इन कॉलोनीज़ में, जो कभी कॉलोनीज़ थी अब इंडिपेंडेंट हो गई है, इन बैकवर्ड कंट्रीज़ में, वो तमाम रिसोर्सेज किसी तरह से बाहर निकाले जाएं। से फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस की बात करें तो, या बाकी ब्रिटेन की बात करें, वो एडवाइस या गाइडेंस करने लगे अपनी फॉर्मर कॉलोनीज़ को, जिन पे वो कभी रूल करते थे, कि आप लोन लीजिए, लोन लीजिए आप वर्ल्ड बैंक से, या फाइनेंशियल सपोर्ट लीजिए आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। फिर अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कीजिए, उनको यूज़ कीजिए, इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बनाएंगे, हम फैक्ट्रीज़ वहाँ पे बनाएंगे, हम कॉरपोरेशंस वहाँ पे बनाएंगे, लोग आपकी, ज़मीन आपकी, लेबर आपका, काम हमारा, पैसा हमारा, हम इन्वेस्ट करेंगे। तो एक बार ऐसा हो गया, इन्वेस्ट अगर ऐसा किया, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्रीज़ बनाई, फैक्ट्रीज़ बनाई, कॉरपोरेशंस बनाई, तो काम
ज़मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबरर्स, वो सब उस बैकवर्ड कंट्री के। पैसा जो ये लोग दे रहे हैं, लोन के तौर पे दे रहे हैं या फंड्स के तौर पे दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे जो प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा? वो डेफिनेटली मिलेगा उसको जिसने इन्वेस्ट किया। तो इनडायरेक्टली ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ अब इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे। पहले ये लोगों को और रिसोर्स को कंट्रोल करते थे रूल के दौरान। जब ये यूरोपियन पावर्स कॉलोनीज़ पे रूल करते थे तो ये लोगों पे और उनके रिसोर्सेज पे कंट्रोल करते थे। अब इन्हें लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सिर्फ इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आराम से बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मान लीजिए किसी यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडस्ट्री बनाई किसी बैकवर्ड कंट्री में, तो जो कुछ होकर इंडस्ट्री कमाएगी वो सारा उसके घर में पहुंच जाएगा, बैठे बैठे उसके अकाउंट में जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे इनकी इकोनॉमीज़ कंट्रोल में आ गई। तो कुछ हिस्टोरियंस, कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने इसको नाम दिया है नियो कॉलोनियलिज्म। नियो कॉलोनियलिज्म मतलब होता है न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो अभी भी ये कॉलोनाइज करने की ही कोशिश कर रहे हैं। पहले लोगों पे, उनके रिसोर्स पे, अब सिर्फ इकोनॉमी पे। तो इसको कभी इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। खैर, तो 1950s के बाद नया ट्रेंड आ गया कॉलोनियलिज्म का, एंड दिस केम टू बी नोन एज नियो कॉलोनियलिज्म और इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। तो खैर, इन ब्रिटेन वुड्स जो ट्विन्स थे, इनकी वजह से ज़्यादा यूरोप, एशियन कंट्रीज़ या अफ्रीकन कंट्रीज़ को फ़ायदा नहीं हुआ। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, जो बैकवर्ड कंट्रीज़ थी, उन्होंने ग्रुप्स बनाने शुरू किए ताकि वो आपस में ही ट्रेड करें, बिज़नेस करें, एक दूसरे का इकोनॉमिक, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें। तो बहुत से ऐसे ग्रुप्स बनाए गए 1950s और 1960s में। इनमें से एक ग्रुप है जिसको आप कहते हैं G77, यानी ग्रुप 77। तो ये ग्रुप काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इस ग्रुप ने डिमांड किया कि एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनना चाहिए, यानी जो ब्रिटेन वुड्स का ऑर्डर था, ब्रिटेन वुड्स का इकोनॉमिक सिस्टम था, वो नहीं बल्कि एक नया सिस्टम बनाया जाए। और ये डिमांड करने लगे न्यू न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये थे ग्रुप 77, जो कुछ कंट्रीज़ थी जिनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ वेस्टर्न इकोनॉमी से, तो उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए। तो इस तरह से जो ये ग्रुप 77 है, ये डिमांड करने लगा नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसके मुताबिक जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ाई जाएगी, जो रिसोर्सेज है उन पे, उन बैकवर्ड कंट्रीज़ का अपना कंट्रोल होगा, यानी कोई बाहर वाला इनके मार्केट्स को कंट्रोल नहीं करेगा। तो ये चेंज आई जब 1945 के बाद जो ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स आए, और उसके बाद डीकॉलोनाइजेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ। बहुत सारी कॉलोनीज़ अब फ्री होने लगी, आज़ाद होने लगी। उन्होंने अपनी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस फॉलो किए कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में उस सिस्टम को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उसके लिए खुद अपने ग्रुप्स बनाए, जिनमें से ग्रुप 77 की एक एग्ज़ाम्पल है। तो जो डिमांड कर रहे थे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ताकि वो अपने, ताकि वो खुद कंट्रोल कर सके रिसोर्सेज पे, मटेरियल्स पे, मैन्युफैक्चर गुड्स पे, मार्केट्स पे, प्राइसेस पे, एम्प्लॉयमेंट पे, हर एक चीज़ पे वो खुद अपना कंट्रोल करे, ना कि कोई बाहर का कंट्रोल कर सके। लेकिन दूसरी ओर हमने देखा कि जो नया सिस्टम आ गया कॉलोनियलिज्म का, जिसको इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म कहते हैं या जिसको नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं, वो भी दुनिया की इस सिस्टम में इमर्ज हो गया। और बहुत सी, अब आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ पे, बहुत सारी कंट्रीज़ की इकॉनमी को कंट्रोल कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा डीकॉलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, किस तरह से वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बहुत सी कॉलोनीज़ एशिया और अफ्रीका में अब आज़ाद होने लगी, फ्री होने लगी। उन्होंने अपनी इकॉनमी को रिकवर करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई, और इस तरह से पहले पहले तो उन्होंने वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस को फॉलो किया कि वो किस तरह से अपनी इकॉनमी को डेवलप कर रहे हैं, और इन्होंने भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ये ज्वाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन सभी कंट्रीज़ को फ़ायदा नहीं हुआ इन इंस्टीट्यूशन से। तो क्या हुआ
बहुत सी कंट्रीज़ को ये महसूस होने लगा कि जो ये ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, असल में ये एक नया कलोनियलिज्म है जिसके अंडर इनकी इकोनॉमीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। पहले उन पे रूल किया जाता था, उनके रिसोर्सेज को लूटा जाता था। अब वो घर में बैठकर, यानी इंडस्ट्रियल नेशंस घर में बैठकर, वो यूरोपियन पावर्स घर में बैठकर इनकी इकोनॉमी को लूट रहे हैं। तो इन्हें अब इन ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस पे उतना ट्रस्ट नहीं रहा। दूसरा, सबको इन इंस्टीट्यूशन से फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो नतीजा क्या हुआ? इन बैकवर्ड, इन डेवलप्ड, इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अब एक ग्रुप क्रिएट करने की जो है प्लान्स बनाए। तो इस तरह से कुछ ग्रुप्स बनाए गए जिनमें G77 का ग्रुप एक था जो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बनाया, और फिर डिमांड किया एक नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए, ताकि इनकी जो रिसोर्सेज हैं, इनकी जो इकोनॉमी है, इनके जो रॉ मटेरियल्स है, इनके जो मार्केट गुड्स है, वो उन पे ये खुद कंट्रोल करे, कोई बाहर वाला कंट्रोल ना करे। यानी यूरोपियन कंट्रीज़ इन पे अब कंट्रोल ना करे। तो जो ये ग्रुप 77 था, ऐसे बहुत से ग्रुप्स बने। तो फ़िलहाल यहाँ एग्जांपल के तौर पे हमने इस ग्रुप की बात की है। तो इन्होंने डिमांड किया एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। यहाँ से इस तरह की पॉलिसीज़, इस तरह की ग्रुपिंग ने इम्पैक्ट डाला उन इंस्टीट्यूशंस पे जिनको हम कहते हैं ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस या ब्रिटेन वुड्स ट्विनस, यानी IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा क्या चेंज आई? इसके अलावा एक और ख़ास चेंज आई जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो 1960s तक US डोमिनेट था वर्ल्ड मार्केट में, इसकी चीज़ों की डिमांड थी, इसकी करेंसी का वैल्यू ज़्यादा था। लेकिन 1960s के बाद जो इसके मेंबर नेशंस थे, यानी इंडस्ट्रियल पावर्स थे, यूरोपियन पावर्स थे इंक्लूडिंग जापान, तो इनकी करेंसी भी अप होने लगी, इनकी करेंसी का वैल्यू अप होने लगा, क्योंकि इनका ट्रेड बढ़ गया, क्योंकि इनका बिजनेस बढ़ गया, क्योंकि इनकी इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई, क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई। तो अब US डॉलर उतना ज़्यादा कमांड नहीं कर सकता था वर्ल्ड मार्केट में जितना कि 1960 से पहले था, या यूँ कहेंगे US डॉलर का अब उतना वैल्यू नहीं रहा जितना कि 1960 से पहले था। ऐसा क्यों हुआ? पहले US के पास बहुत सारा गोल्ड था, तो गोल्ड इसके कंट्रोल में था, इसलिए इसकी करेंसी का वैल्यू अप था। यानी गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से इसकी करेंसी का वैल्यू अप था। अब चूंकि बाकी कंट्रीज़ भी डेवलप्ड होने लगी, तो गोल्ड फ्लो होने लगा टुवर्ड्स दीज इंडस्ट्रियल नेशंस, तो उनकी कंट्रीज़ डेवलप हो गई, उनकी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई, उनका बिजनेस बढ़ने लगा, उनका ट्रेड बढ़ने लगा। तो कंपटीशन बढ़ गया US और बाकी इंडस्ट्रियल नेशंस के बीच में। इस कंपटीशन की वजह से बाकी करेंसीज़, बाकी कंट्रीज़ की करेंसीज़ का वैल्यू अप होने लगा। तो नतीजा क्या हुआ? जो फिक्स्ड रेट की गई थी, जो कभी रेट फिक्स की गई थी US डॉलर की, वो अब स्टेबल नहीं रही। फिर क्या हुआ? एक नया एक्सचेंज रेट सामने आ गया, एंड दैट कैम टू बी नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या था? पहले गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी रेट अपनी करेंसी की। अब ये रेट डिसाइड होने लगी मार्केट की वजह से। तो मार्केट में जिसकी चीज़ों की सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसकी करेंसी का वैल्यू अप, और जिसकी इंडस्ट्रियल गुड्स या जिसकी मार्केट में डिमांड कम है, उनकी करेंसी का वैल्यू डाउन। तो ये अप डाउन सिस्टम होने लगा। दिस इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो 1960s के बाद क्या हुआ? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो ये रेट कभी फिक्स नहीं रहती है, ये अप डाउन होती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स अब रिप्लेस हो गई फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से। यानी पहले कंट्रीज़ खुद वैल्यू डिसाइड करती थी करेंसी का, अब ये डिसाइड होने लगा बैलेंस ऑफ ट्रेड से। ट्रेड की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, तो उसी की करेंसी का वैल्यू अप होने लगा। 1960s में तो यही US और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़
प्रोग्रेस कर रही थी, डेवलप्ड हो रही थी। लेकिन 1970s के बाद कुछ और चेंज आई। ये चेंज क्या थी? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, जो कभी कॉलोनीज़ थी, जो अब आज़ाद हो चुकी थी, तो उनसे कहा गया कि अब आपको ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन से लोन्स नहीं मिलेंगे, बल्कि लोन्स आपको लेने होंगे यूरोपियन कंट्रीज से, यूरोपियन कमर्शियल बैंक से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। इसका क्या मतलब है? पहले हर कोई कंट्री अपना पैसा वर्ल्ड बैंक में रखती थी लोन्स के लिए, लेकिन अब उन्होंने सोचा इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ज़्यादा, क्यों ना हम डायरेक्टली लोन्स प्रोवाइड करें कंट्री को। तो इस तरह से वेस्टर्न जो वर्ल्ड था वहाँ पे कमर्शियल बैंक्स बनाए गए और उनको कहा गया कि आप बैकवर्ड कंट्रीज़ को लोन्स दीजिए, ताकि वहाँ से जो इंटरेस्ट हमें आएगा उससे हम डायरेक्टली हमें फ़ायदा होगा। तो मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँगा, वर्ल्ड बैंक के पास 10 कंट्रीज़ ने पैसा रखा और वही पैसा लोन के तौर पे बैकवर्ड कंट्रीज़ को दिया गया। ठीक है, तो इन 10 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जिनका पैसा ज़्यादा वर्ल्ड बैंक में है, जो बाकी हैं उनका कम पैसा है वर्ल्ड बैंक में। लेकिन जब प्रॉफिट उनको मिलेगा, इंटरेस्ट उनको मिलेगा, वो उन्हें इक्वली शेयर करना होगा। यानी वही शेयर मिलेगा जिसका ज़्यादा पैसा है वर्ल्ड बैंक में उसको, और वही शेयर उसको भी मिलेगा जिसका कम पैसा है वर्ल्ड बैंक में। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या सोचा, क्यों ना हम खुद ही अब लोन्स प्रोवाइड करें, डायरेक्टली कंट्री को फ़ायदा आएगा। और दूसरी बात, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे या बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, उनने सोचा क्यों ना हम खुद ही लोन्स दे दें, तो हमें डायरेक्टली फ़ायदा होगा, हमें क्या करना है फिर इंस्टीट्यूशंस का। तो नतीजा क्या हुआ, अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स की तरफ जाने लगे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाने लगी जहाँ पे इनको लोन्स मिले। नतीजा क्या हुआ, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा चढ़ने लगा। तो जैसे जैसे कर्जा बढ़ता गया डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वैसे वैसे इनकी इनकम कम होती गई, वैसे वैसे इनकी जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा बढ़ गई। और ऐसा सबसे ज़्यादा हुआ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था पूरा, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ थी, 70s के बाद, यानी 70s और 90s के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर से ज़्यादा हो गई। अब ओबेसली ये पीरियड था जिसको आप कहते हैं पीरियड ऑफ कोल्ड वार। इस बीच में सारी कंट्रीज़ को डाउट था एक दूसरे पे कि कभी भी वार हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वार कभी भी होगा। इस डर से वो अपना बिजनेस ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, और दूसरा, वो फॉरेन कंट्रीज़ में अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो नतीजा क्या हुआ, जब पैसा ही इन्वेस्ट नहीं हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुई, तो नतीजा क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर से बढ़ गई। और इस वजह से 1970s के बाद वर्ल्ड के नक्शे पे MNCs आने लगी। MNCs यानी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस वो कंपनीज़ होती है जो एट अ टाइम बहुत सारी कंट्रीज़ में काम करती है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वो कंपनीज़ होती है जो एक साथ एक ही टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ में अपना काम करते हैं। तो जब ये ग्रो होने लगी, तो इनसे कहा गया, इन MNCs को कहा गया, आप एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा नेटवर्क फैलाइए, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेबर फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, सस्ता लेबर मिलेगा, रॉ मटेरियल भी सस्ता ही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लैंड अवेलेबल है बहुत। तो क्यों ना उन्हीं रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो ये MNCs को भी इंडस्ट्रियल पावर्स ने कंट्रोल किया। तो ज़्यादातर जो MNCs थी वो ग्रो होने लगी 1950s और 60s के बीच में। 70s में इन्होंने अपना मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, और नतीजा क्या हुआ, इन्होंने अपना जो जाल है वो बहुत ज़्यादा फैलाया। तो इस वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा इकॉनमीज़ पे भी, क्योंकि इनका मकसद ही था किसी तरह से हम रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, ख़ासतौर पे एशियन कंट्रीज़ की, क्योंकि वहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है,
अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जब हम ये कंपनीज़ वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे, हम उनको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, तो सैलरी लो होगी, वेजेस लो होंगी, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो दीज कंपनीज टर्न टुवर्ड्स द एशियन कंट्रीज, और वी कैन से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो 70s में ये ट्रेंड भी हो गया। तो हमने देखा 60s और 70s में जो रेट्स ऑफ एक्सचेंज थी वो चेंज हो गई। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो टर्न करने लगी वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स की तरफ या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ लोन्स के लिए। अब वो ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की तरफ नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिल रही थी उनको लोन्स की, यानी वहाँ उनको लोन आसानी से नहीं मिल रहा था। नतीजा क्या हुआ, पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गई, और इस वजह से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो पॉवर्टी लेवल थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो 70s और 90s के बीच में जो पीरियड आता है वहाँ कोल्ड वार का पीरियड था। इस बीच में बहुत कम प्रोग्रेस हो गई इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, क्योंकि डर था कभी भी थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है यूएसएसआर और यूएसए के बीच में और इनके एलाइज के बीच में। तो फिर डिस्ट्रक्शन होगी, फिर तबाही होगी। इन्वेस्टमेंट से डर लग रहा था, बिजनेस से डर लग रहा था कि कभी भी तबाह हो सकता है। तो नतीजा क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई, पावर्टी बढ़ गई, इनकम्स कम हो गई। तो जो कंट्रीज़ थी वो पीछे जाने लगी। और इसी बीच में एमएनसीज़ क्रिएट हो गई थी, और एमएनसीज़ को काम दिया गया कि वो एशियन कंट्रीज़ में अपना नेटवर्क फैलाएं, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर फोर्स है वो कम है। तो एमएनसीज़ ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल में थी, जो किसी एक जगह पे किसी एक कंट्री के कंट्रोल में थी, और पूरी जहाँ जहाँ पे इनका नेटवर्क फैल रहा था वहाँ वहाँ पे ये एट अ टाइम काम करते थे। इस बीच में चाइना का क्या रोल रहा, देखिए 1949 तक, 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन आया जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। तब तक चाइना अलग थलग था, क्योंकि ये किसी के साथ न बिज़नेस करना चाहता था, न किसी के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस रखना चाहता था, और ना ही किसी तरह का कोई कांटेक्ट। इस वजह से क्या हुआ, सारा प्रेशर इसकी इंटरनल रिसोर्सेज पे आ गया। मतलब ये इंटरनल लेवल पे ही सब कुछ ये क्या बोलते हैं इसको यूज़ करने लगा। जो कुछ भी इसके अपने रिसोर्सेज थे उन्हीं को यूज़ करने लगा। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में इसका कोई भी प्रोडक्ट लगभग नज़र नहीं आया, क्योंकि ये ट्रेड में पार्टिसिपेट ही करता था। लेकिन 49 के बाद 1949 में जब रेवोल्यूशन आया तो उससे क्या हुआ, इन्होंने यूएसएसआर की पॉलिसी अडॉप्ट की। यूएसएसआर ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको अलाउ किया, क्योंकि कम्युनिज़्म में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट कंट्रोल्ड होती है या सोसाइटी कंट्रोल्ड होती है। तो इन्होंने किसी हद तक अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये वर्ल्ड मार्केट में अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं, लेकिन अब ओवेसली जब मार्केट में इनकी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो इनकी चीज़ों की जो प्राइसेस थे वो कम थे। इसीलिए चाइना की अक्सर चीज़ों में हम प्राइसेस कम देखते हैं, जैसे टीवीज़, मोबाइल फ़ोन्स, टॉयज़, इन सब चीज़ों की रेट कम है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चाइना का जो शेयर था वो बहुत कम था। 1949 के बाद ही ये ट्रेड में एंगेज होने लगे। तो इस वजह से चाइना में जो इकॉनमी है या वहाँ की जो वेजेस है, जो मज़दूरी मिलती है वो कम होती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इनकी इनकम बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर इंडस्ट्रियल नेशंस। तो नतीजा ये है, वजह ये है कि चाइना 1949 तक नहीं चाहता था वर्ल्ड के साथ बिज़नेस करना, ट्रेड करना। तो जब करने लगा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, तब तक मार्केट बन चुका था बाकी कंट्रीज़ का। अब इसको मार्केट बनाना था, बनाने के लिए अपनी चीज़ों का जो प्राइस है वो कम किया। जब चीज़ों का प्राइस कम हुआ, ओबियसली इनकम भी कम होगी। इनकम कम होगी तो डेफिनेटली जो वेजेस होंगे वो भी कम ही है। लेकिन 1990s के बाद एक नया ट्रेंड आ गया।
अब दुनिया के नक्शे पे नए इंडस्ट्रियल नेशंस आ गए जिनमें इंडिया है, अब चाइना भी है एंड ब्राज़ील। तो ये सब कंट्रीज़ इमर्ज हो गई है अब लीडिंग डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि इनकी इकोनॉमी चेंज हो गई है, इनकी इकोनॉमी अब वाइब्रेंट होने लगी है। अब चाइना की भी होने लगी है, पहले तो नहीं थी 90s तक, लेकिन अब होने लगी है। तो इंडिया की भी लीडिंग इकोनॉमी अब होने लगी है और माना जाता है कि 2040s तक इसकी इकोनॉमी काफ़ी वाइब्रेंट होगी। तो ये था सारा ग्लोबलाइजेशन, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल वर्ल्ड में चेंजेस आई। पहले इंडस्ट्रियल पीरियड तक, फिर वर्ल्ड वार्स तक, फिर उसके बाद 90s तक, नाउ दिस पीरियड। तो इस पीरियड में हमने डिस्कस किया किस तरह से अब जो इंडस्ट्रियल नेशंस थी उनकी जो कमांड थी वर्ल्ड मार्केट में वो कम होने लगी और डेवलपिंग कंट्रीज़ अब थोड़ी सी ग्रो होने लगी है। तो यहाँ तक हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अब कोई भी कंट्री आइसोलेटेड नहीं रह सकती है, अकेले हैंडल नहीं कर सकती है। जैसा कि चाइना की हमने बात की, कोशिश की थी चाइना ने अकेले रहने की, लेकिन 49 के बाद मजबूर होकर इंटरनेशनल मार्केट में आना पड़ा क्योंकि इनकी जो गुड्स थे उनको कोई पूछता ही नहीं था। तो जैसे जैसे ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे लिंक्स बढ़ती है, ग्लोबलाइजेशन अपनी प्रोग्रेस करती है। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन का सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहा वो थी डिजीज़, वो थे वार्स। तो डिज़ीज़ जो कि आज लॉकडाउन है आज पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस की वजह से, जो चाइना से स्टार्ट हो गया पूरी दुनिया में फैल गया और इस वजह से बहुत सारे लोग मर भी गए। ये है एक इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का। दूसरा, वार्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में अक्सर कॉम्पिटिटर्स गलत चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। सो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में आप तक पहुंच जाएगा अगला चैप्टर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।